गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पार्ट 5 न्यायपालिका। इसमें हमने न्यायपालिका का गठन पढ़ लिया, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए ये पढ़ लिया है। न्यायपालिका यानी अदालत में, न्यायालय में जो है किस किस तरह के मुकदमे होते हैं, दीवानी और फौजदारी, कौन सा मुकदमा किस श्रेणी में आता है ये हमने जाना। ये जो सारणी के माध्यम से दीवानी और फौजदारी मुकदमों के बारे में, तो ये सारणी आपको कॉपी में बनानी है। यह आपका SW था, आपने कर लिया होगा। दीवानी और फौजदारी मामलों की जो ये सारणी है ये आपको कॉपी में बनानी है और याद करना है, ठीक है। ये विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं हैं, तो कौन कौन सी है, दीवानी और फौजदारी। तो ये आपको कॉपी में बनाना है और ये आपको किताब में भरना है। ये आपको भरना मैंने पढ़ाया जब बताया था, ये किताब में ही भर लेनी है और ये आपको कॉपी में बनानी है गृह कार्य में, ठीक है, हेडिंग डाल के। आगे देखो, अब आज का टॉपिक रहेगा हमारा, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। भाई किसी भी व्यक्ति के साथ अगर मान लो गलत होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, या किसी समाज में किसी भी व्यक्ति ने उसको नुकसान पहुंचाया है, तो क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। क्या कोर्ट तक, न्यायालय तक जाना हर किसी के बस की बात है या नहीं, ये हम इसमें देखेंगे। तो देखो, किताब खोल लो आप भी। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। तो हमारे भारत के न्यायालय में यह है कि सिद्धांत यही है कि प्रत्येक नागरिक अदालत की शरण में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है, न्याय मांग सकता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायपालिका के कार्यों में पढ़ा था हमने कि न्यायपालिका जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पेशा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की अदालतों की, न्यायालय की, कि सिद्धांत तो यही है कि हर व्यक्ति न्याय मांगने के लिए अदालत में जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक द्वारा, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर उसको लगता है ऐसा कि उसके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। और अदालत जो है सभी को सेवाएं उपलब्ध भी करवाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि न्यायालय में जाना, वहाँ वकील वगैरह करना, ये सारी न्यायालय की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि गरीब और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस प्रक्रिया को समझ ही नहीं सकता है, और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, और नहीं पहुँच पाता तो वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रक्रिया भी जटिल है और महंगी खर्चीली भी है। काफ़ी पैसा लगता है और कागजी कार्यवाही इतनी होती है कि लोग कोर्ट के चक्कर में पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। अब नहीं पढ़ते हैं, नहीं जाते हैं न्यायालय तक, तो जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है वो होता रहेगा, वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो दिहाड़ी मजदूर है, गरीब व्यक्ति है, तो बेचारे 2 समय का खाना ही नहीं मिलते, तो उनको अदालत में जाना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिले, उनको भी न्याय प्राप्त करना तो सबके अधिकार में है। देखो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किस बात को, कि एक गरीब व्यक्ति न्यायालय तक अपने अधिकारों की मांग करने के लिए या न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच सकता है, तो उसके लिए देखो, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, अंडरलाइन कर लो इस पे, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। PIL, जनहित याचिका का मतलब क्या है, उसको इंग्लिश में PIL कहते हैं, ठीक है।
देखो इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे भी अपन। तो PIL की फुल फॉर्म है जनहित याचिका। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। जनहित याचिका के तहत न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार जो भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। ये उदाहरण देके बताया गया है कि जो बंधुआ मजदूर है उनके साथ जो अमानवीय श्रम करवाया जाता है। बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं? जैसे किसी स्त्री को या किसी भी बच्चे को, पुरुष को जो है, किसी भी बड़े लोग जो होते थे पहले सेठ साहूकार, उनके वहाँ पर उनके माता पिता कर्जा लिए हुए होते तो उनको वहाँ बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। वो दिन रात वहीं पर काम करता था। तो वो सेठ साहूकार जो होते थे वो उनके साथ जो है बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे। खूब उनसे काम करवाया जाता था, ठंडा बासा खाना उनको दिया जाता था। इस तरह से तो उनके विरुद्ध जनहित याचिका लगाई। देखो जनहित याचिका क्या है कि अगर किसी के साथ भी हम अन्याय होते हुए देख रहे हैं या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है और हम ये देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो बेचारा गरीब है इसलिए उस अधिकारों का हनन हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है तो वो सब कुछ सहन कर रहा है। तो और वो अदालत में भी नहीं जा सकता, न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकता, वो मजबूर है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कोई तीसरा ही व्यक्ति, वो नहीं कोई दूसरा व्यक्ति जाकर जो है न्यायालय में अपील करता है, वो किसी भी माध्यम से कर सकता है। वो जनहित याचिका दायर करवाएगा, खुद जाके करवा सकता है या डाक या तार द्वारा भी जनहित याचिका दायर करवाई जाती है। वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करवाई जाती है। जिसका शोषण हो रहा है वो नहीं करवाता है, दूसरा व्यक्ति करवाता है। तो जनहित यानी लोगों के हित के लिए जो याचिका दायर करवाई गई, ये होता है जनहित याचिका। तो इसके द्वारा जो है कई लोगों को न्याय दिलवाया गया है। जनहित याचिका जैसे जो है उदाहरण देके बताया गया, जैसे बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाई गई। अब कोई भी व्यक्ति बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता। और जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई काम पर नहीं रख सकता। अगर कोई काम पर रखता है तो वो मालिक जो है उससे ज़्यादा काम करवाता है। मान लो जो बच्चा नहीं कर सकता, ऐसा पहले तो रख ही नहीं सकता, अगर किसी ने रखा है तो कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध जो है शिकायत कर सकता है। जनहित याचिका दायर करवा के, आपने सुना होगा अखबारों में भी आता है कि वहाँ से चूड़ी कारखाने से इतने जो है बंधुआ मजदूर छुड़वाए, बाल श्रमिक छुड़वाए। तो इस तरह से ये जनहित याचिका के द्वारा ही होता है। आगे देखो, ये स्कूलों में जो मिड डे मील चला है वो भी एक जनहित याचिका के द्वारा ही चलाया गया था। क्या आप जानते हैं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है? इसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरणों को पढ़ें। ये देखो, ये यहाँ पर जो चित्र दिए गए ये रही, ये देखो ये कार्य है, ये करते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे। ये चित्र है, इसको देखो, गाय भैंस चरा रहे हैं। ये देखो, ये बंधुआ मजदूर 1-1 क्विंटल की बोरी अपने जो है पीठ पे लेके चढ़ रहे हैं। ये महिलाओं का है, ये बच्चों का है। अब देखो चित्र 1 क्या है। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र 1 में ये बताया गया है। ठीक है, ये देखो सूखे के कारण जो है भारी अभाव हो गया खाने पीने की वस्तुओं का। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्र 2 में देखो, ये सरकारी गोदाम गेहूं से भरे पड़े हैं, उधर तो लोग भूख से मर रहे हैं और ये सरकारी गोदाम जो है
गेहूं से भरे पड़े हैं, चूहे ही खा रहे हैं उसको। चित्र 2 में ये बताया गया। चित्र 3 देखो, इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया है कि उनके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। देखो स्थिति क्या थी, चित्र 1 में दिखाया गया है कि अकाल के कारण लोगों के पास भोजन नहीं है करने के लिए। और ये देखो, ये गाय भैंस भी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, बच्चे भी ऐसे हैं। और इधर चित्र 2 में दिखाया गया है कि अनाज भरा पड़ा है सरकार के पास, चूहे ही खा रहे हैं। और ये चित्र 3 में जो है उसके लिए आंदोलन हो गया है जनहित याचिका के लिए कि अगर सरकार के पास अनाज है तो अकाल के समय वो जो है लोगों की सहायता क्यों नहीं कर रही है। अब चित्र 4 में देखो, चित्र 4 लिया तो ये जो नहीं कर रही है इसके लिए किसी ने जनहित याचिका लगा दी और न्यायालय ने जो है ये आदेश दे दिया कि प्रत्येक राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि उसके राज्य में कोई भी भूख से ना मरे। ठीक है। चित्र 4 देखो, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वे नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। ये चित्र 4 में है आपके। ये देखो, इनको बच्चों को भोजन कराया बना के दिया जा रहा है और इसकी जांच के लिए जो है आयुक्त भी नियुक्त किए गए। स्कूलों में बच्चों को जो है दोपहर में भोजन कराया जाता था कि मान लो किसी कोई घर में भोजन करके नहीं आया तो वो स्कूल में भोजन कर सकता है। और इसके जरिए जैसे बच्चों को वहाँ भोजन मिल जाए। दूसरे बड़े लोग हैं जो महंगा सामान खरीद नहीं सकते हैं बाजार से, जैसे 20-22 रुपए किलो के गेहूँ, तो राशन की दुकानों पर उनको जो है बहुत सस्ते में जो है गेहूँ चावल मिलते हैं। 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो गेहूँ चावल उनको जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और चीज़ें भी मिलती है खाने पीने की बहुत सस्ती दर पर राशन की, सरकारी राशन की दुकानों पर। उनके लिए नए रोजगार की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि वो अपने 2 समय की रोटी का इंतजाम कर सके। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। और ये किसके माध्यम से हुआ? जनहित याचिका लगाई किसी ने। जब ये स्थिति देखी ना कि इधर तो लोग भूख से मर रहे हैं और उधर सरकार के पास जो है इतना अनाज ढेर पड़ा है कि चूहे ही खा रहे हैं, तो ऐसे में जनहित याचिका लगा दी। तो न्यायालय ने ये फैसला दे दिया कि किसी भी राज्य में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ये उस राज्य की जिम्मेदारी होगी। उसके लिए अब क्या क्या इंतजाम किए गए? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, राशन की सरकारी दुकानें खोली गई जिसमें बहुत सस्ती दर पे दिया जाता था भोजन सामग्री, खाने पीने की चीज़ें, और बच्चों को मिड डे मील शुरू किया गया, दोपहर में भोजन करवाया गया। तो इस तरह से जनहित याचिका से कई लोगों को जो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते खुद गरीबी के कारण और अशिक्षा के कारण, उनको जो है लाभ दिया गया। आगे देखो, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपयुक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21, ये याद रखोगे आप, संविधान का अनुच्छेद 21, इसमें क्या है? जीवन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल ही के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। देखो, वैसे अदालत जो देती है वो सारे फैसले जनहित में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी अदालत दे देती है जनहित याचिका के कारण कि उसका गलत परिणाम भी समाज में
देखने को मिलता है। जैसे ये लोग जो बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए जो है आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है सरकार। लेकिन अब ये लोगों को, इन लोगों को जब शहर में या किसी गांव में ऐसे आवास दिया जाता है सरकार द्वारा, तो वहाँ के लोग उनको क्या मानते हैं, घुसपैठिए मानते हैं कि ये इस जगह में ये आकर पता नहीं कौन लोग हैं, ये यहाँ पर कैसे रहेंगे। और वहाँ उनका विस्थापन करके जो है उनका वहाँ रहना बसना, रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखो, ये आपके ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ा। यानी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में, और जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार आवश्यक है, तो इसको इस अनुच्छेद से जोड़ा है। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया से इसे मृत्युदंड देने और इसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह आयाम है कि इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यानी जीवन के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी को जो है हम मृत्युदंड दे रहे हैं या बिना कारण जो है किसी को भी अपन मार दिए या जो कुछ भी कर दिया, उसके जीवन का अधिकार छीन लिया तो उसको ही दंडित करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है कि बिना आजीविका के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आजीविका यानी जीवित रहने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, खाना है, शुद्ध जल है, ये सारी व्यवस्थाएं भी सरकार जो है एक व्यक्ति के लिए कराए। उसमें आजकल रोजगार भी शामिल है, लेकिन रोजगार की इतनी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है अभी। किसी व्यक्ति को पटरी पर झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से ये सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वह शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गी में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। देखो इसमें यह बताया गया है कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों में फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाकर, हर कोई व्यक्ति तो लाखों में दुकान नहीं खरीद सकता। दुकान चलाने के लिए कई व्यक्ति फुटपाथ पे ही दुकान अपना सामान रख कर वही आजीविका चला रहे हैं। अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाए, इस तरह की छोटी मोटी थड़ियों को और इनको फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को और इनको, कि भाई हम तो जो है स्टैंडर्ड सिटी बनाएंगे, फुटपाथ पे कोई नहीं सामान बेचेगा, ऐसा अगर कर दिया जाता है, इसके विरुद्ध अगर जनहित याचिका लगाई जाती है तो ये तो जनहित में न होकर और उनके विरुद्ध में हो जाएगी ऐसी चीज़ें, तो क्योंकि इससे जो है लोगों का रोजगार चला जाएगा और वो उनके आजीविका के जो साधन है वो ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार जीवन से वंचित हो जाएंगे वो लोग। तो इसको हम जनहित याचिका नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट उसके लिए ये ऐसा फैसला दे देता है कि कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा, कोई झुग्गी झोपड़ियों में नहीं सोएगा, नहीं रहेगा, नहीं सोएगा, तो जाएगा कहाँ। गांव से लोग आते हैं, हर व्यक्ति तो यहाँ आकर जो है जैसे रिक्शे चलाने वाले हैं या छोटे मोटे काम धंधे करने वाले, मजदूरी करने वाले, वो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, फुटपाथ पे ही सोते हैं। अगर उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उनको जो है और नुकसान हो जाता है कि उनका रोजगार भी चला जाता है, आजीविका के साधन उनके पास नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे जनहित याचिका की सुनवाई करने पर भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। आगे देखो, जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया
जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा ये है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। और ये भी समस्या है हमारी न्यायपालिका में कि अगर कोई भी मुकदमा न्यायालय में चला जाता है तो उसका निपटारा होने में काफ़ी समय लग जाता है, व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होता। कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, तब तक उसको न्याय नहीं मिलता। तो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल ये कहा गया है। तो इसमें जो है जो छोटे मोटे मामले हैं उसके लिए जो है लोक अदालतें खोली गई है, फास्ट ट्रैक अदालत खोली गई है। उनमें जो है छोटे मोटे मामलों का त्वरित निर्णय लिया जाता है, फैसला कर दिया जाता है। और न्याय में देरी होने का कारण यह है कि जो हमारे न्यायालय है, बड़े न्यायालय में खूब मुकदमे होते हैं, तो इतने मुकदमों पर सुनवाई करने में समय लगता है। इसलिए जो है एक केस को सुलझाने में उसकी प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है, पैसे पे पैसे आई जाती है और वो चलता ही रहता है। तो इसमें इसके लिए एक न्यायालयों की और न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ानी होगी और उसकी प्रक्रिया को भी थोड़ा सरल करना होगा, जब जाकर लोगों को जो है न्याय मिलेगा समय पर। ये देखो आप, न्यायालय का नाम उच्चतम न्यायालय, स्वीकृत पद 31 है न्यायाधीशों के, लेकिन कार्यरत 28 ही है, 3 खाली है। उच्च न्यायालय में 1079 न्यायाधीश होने चाहिए, उसकी जगह 645 ही है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 22,644 होने चाहिए, उसमें से 17,509 ही है। तो मतलब ये न्यायाधीशों की इनकी कम संख्या के कारण जो है न्याय में देरी हो जाती है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। ये भी कार्य है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है, इनको निरंकुश होने से रोकती है और संविधान के अनुसार शासन करने के लिए बाध्य करती है। अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका को बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने जब सरकार के 3 अंग बनाए तो 2 अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो घनिष्ठ संबंध रखा, लेकिन न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया। ये उनका जो सपना था वो बिल्कुल सही था, जिससे कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सके लोगों को। अब ये देखो एक बार, 22 मई 1987 से 22 मई 2007 तक की बात है ये। इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हासिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। घटना कब की है? 1987 की। 31 साल से न्याय के लिए इसमें घटना में क्या हुआ, 43 मुसलमान जो है मारे गए थे, उनके परिजन है ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष करते थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबुलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 2007 1987 से लेके 7 तक दर्ज किए गए। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। बताओ, 18 में आके 1987 के मामले को 87 से 97 और 20 साल तो वही हो गए, और ये 18 में दोषी ठहराया। और 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ से लिया गया ये फोटो है। यानी 1987 में 2 घटना हुई, उसका निर्णय कब हुआ जाके? अक्टूबर 2018 में। तो ये जो है न्यायपालिका की बहुत ही धीमी गति या धीमी कार्यवाही को दर्शाता है, जिससे लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। इनके उत्तर मैं आपके भेज दूंगी। न्यायाधीशों की कमी के कारण जो है न्याय मिलने से
जो है लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनको समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और जो कार्य वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, अपने अधिकारों से वो वंचित हो जाते हैं। ठीक है, ये पाठ पूरा हो गया आपका।